So, hello friends. The name of very first chapter in this course is Blockchain Fundamentals. In this Blockchain Fundamental course, we will discuss about these, modules, or you can say these topics. The agenda of this course is to discuss about issues with current banking system, how Bitcoin solves these issues, Bitcoin transactions, blockchain concept, ब्लॉकचेन फीचर्स, ब्लॉकचेन यूज केसेस। और एक चीज मैं आप लोगों को वेरी क्लियरली बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास पेन एंड डायरी है तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी नोट करने से पहले समझने की कोशिश जरूर करें, और आपको अगर आपका कोई क्वेश्चन है मीनवाइल मिडल में, तो आप क्वेश्चन अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं ही बोले जाऊंगा और आप सुनते जाओगे। तो एक अगर डिस्कशन होगा तो इट मींस वो हमारे लिए काफी हेल्दी क्लास हम उसको कहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा आपके सामने है, आज का जो चैप्टर है उसमें आप क्या क्या चीजें सीख पाओगे वो आपके सामने है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, इश्यूज विद करंट बैंकिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, करंट बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये इश्यूज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप डे बाय डे डेली अगर लाइफ की बात करें तो आप इन इश्यूज को कहीं ना कहीं फेस करते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड वेरी बिग इश्यू इज सेंट्रलाइज्ड पावर। जो आज का बैंकिंग सिस्टम है वो 100% सेंट्रलाइज्ड है, और सेंट्रलाइज्ड होने के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आज से हम 50 साल पुरानी बात करें तो सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट आया था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बनाई थी, एक सेंट्रल बैंक क्रिएट किया था, जिसके थ्रू हर कंट्री की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग को कंट्रोल किया गया और सेंट्रलाइज्ड किया गया, और कुछ गाइडलाइंस बनाई गई जिनके अकॉर्डिंग बैंकिंग पैरामीटर्स रखे गए ताकि लोगों के साथ स्कैम्स और फ्रॉड ना हो सके। बट अल्टीमेटली ये जब बहुत बड़ा रोल इसमें हो गया और इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स डे नाइट हमारे जो है लाइफ का पार्ट बनने लगे, तो सेंट्रलाइज्ड पावर भी हमारे लिए हार्मफुल साबित होने लगा। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा मैनेजमेंट या एक ऐसी ओनरशिप जिसके पास सब कुछ पावर है, सारी पावर हमारे अकाउंट्स मेंटेन करने की, हमारे लेजर मेंटेन करने की, सारी की सारी पावर, इवन हमारे अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की भी पावर एक थर्ड पार्टी के पास है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड पावर। मींस कोई भी बैंक है, उसका जो ओनर है या उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके पास बहुत कुछ हमारे जो है पावर होती है। और वो अलग बात है कि बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस से बाहर जल्दी से कोई बैंक नहीं जाता, लेकिन अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल इन करंट बैंकिंग सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे करंट बैंकिंग सिस्टम में। आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मेंटेन करता है आपका बैंक, एक सर्वर पे मेंटेन होती है और सेंट्रलाइज्ड वे में मेंटेन होती है। उस सर्वर से ही सारा डेटा फैच होके आता है। मैं जानता हूं कि उस सर्वर की बहुत सारी कॉपीज होती हैं, बहुत सारी, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो वर्चुअल कॉपीज भी बनाई जाती हैं आज की डेट में, बट कहीं ना कहीं वो भी अनसेफ है। अगर बैंक का ओनर या बैंक की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत एथिकल है, उसके बावजूद भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है कि अगर कोई उस सर्वर को ही हैक कर ले या डैमेज कर दे, तो इट मींस पूरा बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ डैमेज हो सकता है। और ये बहुत बड़ा इश्यू है बैंकिंग सिस्टम के साथ। सेकंड, प्राइवेट लेजर। फ्रेंड्स, आज आपने देखा होगा अभी कितने बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं, और ये इश्यूज बैंकिंग सिस्टम में भी होते हैं। जैसे अभी पीयूष जैन का इश्यू है कि आपने देखा है कानपुर से एक मर्चेंट के यहाँ पे, एक बिजनेसमैन के यहाँ पे जो रेड पड़ी है, कितना बड़ा कैश एंड ऑल द थिंग्स मींस ब्लैक मनी के रूप में मिला है। ऐसा ही बैंक में भी पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लेजर, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं पता होता कि सामने वाले के अकाउंट में कितना पैसा है, सामने वाले का लेवल क्या है। इट मींस
ये जो लेजर मेंटेन होता है वो प्राइवेटली मेंटेन होता है, वो पब्लिक नहीं होता। दूसरा, प्रॉन टू हैक्स, क्योंकि ये एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है तो कभी भी इसको हैक किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। और एक बहुत बड़ा इश्यू जो है फोर्थ, वो है डबल स्पेंडिंग। डबल स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट आपके अकाउंट में, कई बार क्या होता है कि जब अगर हम ट्रांजैक्शन सिस्टम को समझने की कोशिश करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम को, तो बैंक में क्या होता है कि अगर मैं अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं किसी अकाउंट में, सेम बैंक का हो सकता है या अदर बैंक का हो सकता है, तो ट्रांजैक्शन किस तरह से इनिशिएट होती है? पहले मेरे अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की रिक्वेस्ट जाती है बैंकिंग अथॉरिटी के पास। बैंकिंग अथॉरिटी उस को चेक करती है। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ये बहुत फास्ट हो गया है, पहले मैनुअली होता था लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। तो वहां पे चेक किया जाता है कि मेरे अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन के लिए सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, और अगर सफिशिएंट बैलेंस है और जहां मैं ट्रांसफर कर रहा हूं वहां जो ट्रांसफर करने वाला जहां पे जो मतलब रिसीवर है उसका अकाउंट अगर वैलिड है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाती है। और इसको ऑथराइज करने में चार्जेस लगते हैं और इसे ऑथराइज करते हैं बैंक के ऑथराइज्ड पर्संस। बट कई बार क्या होता है, ये गलत ट्रांजैक्शंस जो हैं हैपन हो जाती हैं, परफॉर्म हो जाती हैं और बाद में उनको ठीक किया जाता है। तो जब एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई तो उस ट्रांजैक्शन के पीछे काफी सारी कॉस्टिंग लगी, बैंक का खर्चा लगा, बैंक का पूरा रिसोर्स, पूरा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मतलब एवरीथिंग, जिसका अगर मैं इंटरनेट से लेके और ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेलमेंट से लेके टेक्नोलॉजी को लेके सारा जो है वो एक तरह से स्पेंड हुआ, और वो ट्रांजैक्शन गलत हो गई तो फिर उसे रिवर्स किया जाता है। और उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर से दोबारा से खर्चा होता है और एंड लास्ट रिजल्ट जीरो होता है और बैंक को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, या आपके एंड से उस चार्जेस को कट किया जाता है। इट मींस एक ही ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट दो दो बार जो है वेस्टेज हुआ है, स्पेंडिंग हुई है, दैट इज कॉल्ड डबल स्पेंडिंग। ये एक बहुत बड़ा इश्यू करंट बैंकिंग सिस्टम में। अब देखते हैं कि बिटकॉइन इन इश्यूज को किस तरह से, बिटकॉइन मींस अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो बिटकॉइन का एग्जांपल लिया जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे किसी करेंसी की बात नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए करेंसी को भूल जाना है हम सबको, हमें टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। सो बिटकॉइन इज अ टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइन या ब्लॉकचेन इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है? पहला जो प्रॉब्लम थी सेंट्रलाइज्ड पावर, वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इसको ध्यान से समझना है। और इसको समझने के बाद आपको एक बहुत बड़ी बात आपके सामने क्लियर होने वाली है, जो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में आप जिससे 24 आवर्स फैमिलियर होंगे, वो क्या है कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपका ये स्मार्टफोन है, ये जो आपका लैपटॉप है, ये जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका नोटपैड है, उसमें ऐसा हो जाए कि आपका जो सर्वर है जहां से डेटा फैच हो रहा है, जिस सर्वर से आप कनेक्टेड हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हो, अगर उसका जो सर्वर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद भी डेटा आपके पास रहे। सो इज दैट पॉसिबल? यस, दिस इज क्वाइट पॉसिबल यूजिंग बिटकॉइन और यूजिंग ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे डेटा स्टोर्ड ना होके उस नेटवर्क को यूज करने वाले जितने भी यूजर्स हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक सिंगल सर्वर या कंप्यूटर पे या डिवाइस पे डेटा स्टोर ना होके उस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी नोड्स हैं, नोड्स मींस जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक my smartphone, like my laptop, like your laptop, like your, like his or her smartphone, सभी पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होना, मींस सभी पे डेटा का सेम कॉपी होना, सभी पे डेटा की कॉपी होना, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यस, एंड आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। आज फेसबुक का जो डेटा है वो फेसबुक मेंटेन करता है, आप केवल एक्सेस करते हो, रिमेंबर आप केवल एक्सेस कर रहे हो। लेकिन अगर फेसबुक आज ब्लॉकचेन पे आ जाए, तो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो फेसबुक का डेटा आपके पास भी एज इट इज रहेगा और हर सेकंड सारा डेटा हर डिवाइस पे
मतलब सेकंड तो मैंने काफी बड़ा बोल दिया, इवन माइक्रो सेकंड्स की अगर मैं बात करूं तो इवन ईच माइक्रो सेकंड्स में डेटा अपडेटेड होगा, डेटा की कॉपी अपडेट होती है। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड पावर, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, हमारा ये चैप्टर 2 मीटिंग्स में भी जा सकता है, 2 क्लासेस में, और हमारे पास इनफ टाइम है। सो डोंट वरी अबाउट द स्पीड एंड ऑल द थिंग्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मीनवाइल आप किसी टॉपिक को रिपीट कराना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को अपना कुछ इनपुट देना है, किसी को लगता है कि यस इससे रिलेटेड मेरे पास 10 मिनट या 5 मिनट का कुछ है, तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं हमारे ग्रुप के थ्रू। और रिमेंबर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम सब कुछ सीख रहे हैं और हम एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंपनी है, आपके ऊपर कोई चीज इंपोज की जा रही है, इस तरह का हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हमारा ग्रुप जो है ये हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है, और ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम खुद भी ट्रांसपेरेंसी से अगर एजुकेशन दें तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा और एक हैप्पी एनवायरनमेंट हमारे लिए रहेगा। सो सेकंड जो इश्यू था वो था वहां पे प्राइवेट लेजर, लेकिन जब बिटकॉइन आता है तो प्राइवेट पब्लिक लेजर, यस पब्लिक लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, आप लोगों का किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो उस बैंक में जिस दिन से वो बैंक ओपन हुआ था उस बैंक में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, क्या आपके पास उसका डेटा है? आंसर नो। हाँ, आपके पास जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया आपके अकाउंट का डेटा जरूर हो सकता है, उसकी स्टेटमेंट जरूर मिल जाएगी, बट जिस दिन बैंक ओपन हुआ और आज तक का डेटा क्या आपके पास है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बैंक देना चाहेगा? नो, नहीं देगा। क्यों? क्यों है ये प्राइवेसी? दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेजर, दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी। इस प्राइवेसी की जरूरत क्यों है? बैंक है, सबको पता है बैंक में क्या होता है, लोगों का पैसा होता है और लोग अपना पैसा जो जमा करते हैं विड्रॉ करते हैं, तो इसमें प्राइवेसी की जरूरत क्या है? क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज। बट व्हेन इट कम्स इन द बिटकॉइन केस, ये 100% पब्लिक है। जिस दिन बिटकॉइन, रिमेंबर जिस दिन बिटकॉइन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, इट वाज द डे ऑफ 2010, उस दिन से लेके आज तक का पूरा स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो बिटकॉइन ब्लॉकचेन से, बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से। दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक लेजर, और वो भी 100% सिक्योरिटी के साथ। मींस एक ऐसा सिस्टम, लोग कहते हैं कि इसमें छुपाव है, पता नहीं चलता, लोगों को अभी एग्जैक्ट एजुकेशन है ही नहीं कि दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ज्यादा ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी अभी तक पैदा ही नहीं हुई। तो इसमें बिल्कुल भी हिडन चीजें नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। सो जो पब्लिक लेजर है, द लेजर इज पब्लिक फॉर ऑल टू एक्सेस, सभी के लिए, मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है। ये पावर है बिटकॉइन की और ये पावर है मींस ब्लॉकचेन की। सेकंड, इम्यूटेबल टू हैक्स, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आता है कि पब्लिकली अगर ये अवेलेबल है, और आप सब लोगों ने देखा भी होगा और आप देखते हो डे बाय डे, नहीं देखा तो आज आप देख लेना किस तरह से आप देखते हो। सो इम्यूटेबल टू हैक्स का मतलब कि हैकिंग इसमें पॉसिबल नहीं, ट्रांजैक्शंस आर इम्यूटेबल, दस कैन नॉट बी हैक्ड। क्यों नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। सी अगेन, अगर डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता तो उसको इजीली हैक करके उसको एडिट किया जा सकता था, बट चेंज किया जा सकता था, बट जहां पे डेटा एक जगह है ही नहीं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और विद इन माइक्रो सेकेंड्स डेटा अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसकी कॉपी सभी डिवाइसेस पे चेंज हो रही है। तो अगर आप 1 2 3 4 डिवाइसेस को हैक भी करोगे, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स लगा के कोई हैक भी करना चाहेगा तो वो भी यूजलेस हो जाएगा। सो दिस इज द पावर, अगेन इम्यूटेबल टू हैक्स। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो सेम टाइम पे उससे जुड़े हुए जितने भी टर्मिनल्स है, जितने भी डिवाइसेज है,
उनको सेम टाइम पे विद इन सेकेंड्स डैमेज, डिस्ट्रॉय या हैक करना पड़ेगा। दिस इज थियोरेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। एंड नो डबल स्पेंडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा फीचर है कि कोई डबल स्पेंडिंग नहीं होती। जैसा कि हमने अभी डबल स्पेंडिंग को डिस्कस किया था, डबल स्पेंडिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक ट्रांजेक्शंस। क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग है कि एक बार एक ट्रांजेक्शन अगर कंफर्म हो गई, पहली बात तो अनएथिकल ट्रांजैक्शन कंफर्म ही नहीं होती, लेकिन एक बार अगर कोई ट्रांजैक्शन एथिकल है और वो माइनर्स ने, मींस हम सब लोगों ने कंफर्म कर दी, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इररिवर्सेबल ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए इसमें डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम आती ही नहीं। सो बैंकिंग के जो इश्यूज है बिटकॉइन इस तरह से उन्हें रिजॉल्व करता है। तो आई होप ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर पाए होंगे। बाकी क्वेश्चंस बहुत आएंगे माइंड में, और जैसे जैसे हमारा कोर्स चलेगा तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी होते चले जाएंगे। सॉरी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। रिमेंबर, first decentralized digital currency. Bitcoin uses cryptography to control its creation and management. Bitcoin is created and held electronically in a peer-to-peer open ledger called the blockchain. Ledger is produced by people using software that solves mathematical problems. ये चार फीचर्स हैं, ये चार डेफिनेशंस हैं बिटकॉइन की, जो बिटकॉइन के बारे में A to Z सब कुछ आपको बता रही है। आपने केवल इन चार लाइंस को अगर समझ लिया तो आपको बिटकॉइन A to Z समझ में आ जाएगा। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है, से आप नेट बैंकिंग हम सब यूज करते हैं, तो नेट बैंकिंग में जो हमारा INR है, जिस फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो डिजिटल फॉर्म है, वो भी डिजिटल करेंसी है। यस, वो डिजिटल करेंसी है, बट दैट इज सेंट्रलाइज्ड। और जो हमारी फिएट करेंसीज हैं, लाइक INR की बात करूं, इंडियन रुपीज की बात करूं, या किसी भी कंट्री की फिएट करेंसी की बात करूं, तो वो डिजिटल के साथ साथ फिजिकल पहले है। पहले वो फिजिकल है, देन उसी का एक फॉर्म बनाया गया डिजिटल, बट दैट इज सेंट्रलाइज्ड अगेन, नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। सो बिटकॉइन इज द वेरी फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है इसीलिए ये ग्लोबल है, या यूं कहिए क्योंकि ये ग्लोबल है इसी वजह से ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसा क्या है इसके अंदर जो इस पे इतना ट्रस्ट किया जा सकता है। यहां पे तो आज की डेट में पेपर वर्क, जो एग्रीमेंट होते हैं, जो कोर्ट में एग्रीमेंट होते हैं, एफिडेविट साइन होते हैं, वो उन पे भी आज की डेट में ट्रस्ट नहीं है। कोई चेक है, वो चेक साइन करके दे दिया, वहां भी ट्रस्ट आज की डेट में खत्म हो गया है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे अननोन बंदे बैठे हुए हैं, जहां पे कहीं उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जा रही, जहां पे केवल कुछ नंबर्स हैं जिनको एड्रेसेस बोलते हैं, बिटकॉइन एड्रेसेस कह लीजिए या वॉलेट एड्रेसेस कह लीजिए, उन दो एड्रेसेस के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है पीयर टू पीयर। नहीं पता बंदा कहां बैठा हुआ है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई ज्योग्राफा की उसका क्या कहते हैं उसको, कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहां पे वो बैठा हुआ है ग्लोब के अंदर। सो इस पे विश्वास कैसे किया जाए? यस फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे पहला इन्वेंशन जो बिना किसी थर्ड पार्टी के सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी अगर है तो वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन को क्रिएट जिसने किया, उसने बहुत बड़ी सोच के साथ और बहुत लंबे समय इस पे काम किया, और एक आने वाले 100 इयर्स के लिए, फ्रेंड्स ये आने वाले 100 साल के लिए उसने एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक बात, जिसको कहीं भी उसमें कुछ भी छेड़खानी करके उसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, या उसके पर्पज को चेंज नहीं किया जा सकता।
वो बिटकॉइन है। और ये बिटकॉइन, ये जो प्रोग्रामिंग इसमें यूज की गई है, ये जो एल्गोरिथम इसमें यूज किया गया है, ये जो मैकेनिज्म, ये जो पजल्स इसमें यूज किए गए हैं, ये जो टेक्निक यूज की गई है, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक कंप्यूटर, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अगर मैं टोटली टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा सर के ऊपर से जाएगा। सो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड मेथड है जहां पे एनक्रिप्शन और डेक्रिप्शन मेथड को यूज करते हुए बिटकॉइन का क्रिएशन और बिटकॉइन का मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जो ऑटोमेटिक वे में एक एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है। उस एल्गोरिथम में कुछ पजल्स लिखे गए हैं, उन पजल्स को जैसे जैसे सॉल्व करेंगे उस तरीके से नए ब्लॉक्स बनेंगे, नए बिटकॉइंस उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स क्वांटिटी में बिटकॉइन क्रिएट होंगे और उसी तरह से मैनेज होते रहेंगे और इसी तरह से ब्लॉक्स क्रिएट होते रहेंगे। और उनमें भी एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया जो अगले 100 साल तक पूरे बिटकॉइन क्रिएट हों और हर 4 साल में उस ब्लॉक बनने की जो बिटकॉइन को क्रिएट होने का जो सिस्टम है वो हाफ कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाफिंग। एक ऐसा सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। In short, Bitcoin is a software. Again, Bitcoin is a powerful software. So, it uses cryptography. Cryptography means a computer method, a computerized mathematical program, computerized mathematical algorithm, जिसके थ्रू, जैसा कहते हैं ना, कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता, बशर्ते एल्गोरिथम कितना स्ट्रॉन्ग लिखा गया है। एल्गोरिथम जिसने लिखा है वो कितना बड़ा मैथमेटिशियन है, वो कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है और उसकी कैलकुलेशन कहां पे फटती है जाके, ये डिपेंड करता है उस मैथमेटिशियन के स्किल्स के ऊपर। और एक बार वो स्किल्स डेवलप करके किसी सॉफ्टवेयर में डाल दी गई, अब सॉफ्टवेयर तो बन गया, वो तो लाइफ टाइम के लिए बन गया, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको एडिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उसको डाल दिया गया। उसके लिए हेल्प किसकी ली? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो अभी बिटकॉइन को ऑपरेट करना इम्पॉसिबल था, ये बनता तो ये कहीं ना कहीं हैक हो जाता क्योंकि सेंट्रलाइज हो जाता और डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाता। सो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट, created and held electronically in a peer-to-peer open ledger called the blockchain. Again, अब बिटकॉइन बनेंगे, बिटकॉइन ट्रांसफर होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट होंगे, उनका लेजर मेंटेन होगा, उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। मींस अगेन जो हम पहले कह रहे थे कि 2009 में जब बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई, वहां से लेके आज तक का पूरा लेजर मेंटेन है और हमेशा मेंटेन रहेगा, आने वाले 100-200 सालों तक हमेशा मेंटेन रहेगा। और ये सारा कैसे है? इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली ही पॉसिबल था, तभी तो डिसेंट्रलाइज होता। अगर इसके पीछे कोई कंपनी बैठा दी जाती, कोई बैंक, या वहां पे मैनुअली रिकॉर्ड रखे जाते, हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड सेव किए जाते, तो क्या होता? अगेन चांसेस ऑफ स्कैम, अगेन अनट्रस्टवर्दी हो जाता। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसपे आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सके, और इसको समझने में बहुत टाइम लगे। जो बुद्धिजीवी थे वो जल्दी समझ गए तो जल्दी इसको अडॉप्ट कर लिया। जो हमारे जैसे लोगों को आज समझ में आ रहा है तो हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को 10 साल बाद समझ में आएगा। सो इट मींस ओवरऑल एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, केवल एंड केवल सॉफ्टवेयर की मदद से उसको इतना ट्रस्टवर्दी बना दिया गया कि उस पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मींस जस्ट लाइक जैसे हमें होता है ना, भगवान पे विश्वास है, तो ये कुछ ऐसी स्टोरी हो चुकी है आज की डेट में। एंड दिस इज नॉट अ मैजिक, इसको आप मैजिक मत समझना, कोई मिरेकल नहीं है। दिस इज अगेन साइंस, अगेन मैथ। आगे हम चलते हैं। लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वो लेजर बनता कैसे है? अगेन देखिए, सोचिए, वो लेजर भी जैसे जैसे नई ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो नई ट्रांजैक्शंस को कैसे होती है? नई ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जैसे ही सॉल्व किया जाता है तो उससे कुछ नए बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं, और उस नए बिटकॉइंस
नई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो नए ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, और वो जो एग्जिस्टिंग लेजर है उसमें ब्लॉक्स ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, और वो ब्लॉकचेन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर का गेम है ये सारा। मींस बिटकॉइन इज अ सॉफ्टवेयर, ये आप समझ लीजिए। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस। 1 2 3 4 5 6। सर अगर आप अपना नेम लिखें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, बाकी आप नहीं लिखना चाहते तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। A transaction is a transfer of value between Bitcoin wallets and that gets included in the blockchain. Bitcoin wallets keep a secret piece of data called a private key or seed, which is used to sign transactions, providing a mathematical proof that they have come from the owner of the wallet. I think ये सारी बातें ही हम पिछले 10 मिनट से करते आ रहे हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दो वॉलेट्स के बीच में एक ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि किसी बिटकॉइन वैल्यू को एक ट्रांजैक्शन से, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया जा रहा है, और ट्रांसफर करने के बाद उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, और उस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है ब्लॉकचेन के। यही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है। जैसे आप एक लेजर मेंटेन करते हो, एक बैंक की स्टेटमेंट मेंटेन होती है, जैसे एक नई ट्रांजैक्शन हुई तो स्टेटमेंट में एक नई एंट्री आ जाती है, फिर एक नई ट्रांजैक्शन हुई तो स्टेटमेंट में एक नई एंट्री आ जाती है, फिर एक स्टेटमेंट हुई तो वहां पे क्या है कि हर बंदे का अलग अलग स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हो रही है, बट यहाँ पे पूरे ग्लोब की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनका एक ही रजिस्टर है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन रजिस्टर, और यही ट्रांजैक्शंस है एंड नथिंग एल्स। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। Bitcoin wallets keep a secret piece of data called a private key or seed. Bitcoin wallet, अब जहां पे थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, एक वर्ड यहां पे आया है प्राइवेट की, और जिसको सीड भी बोलते हैं। यहां पे जो वॉलेट्स होते हैं, किसका क्या वॉलेट है, वो कितना यूनिक है, वो यूनिकनेस कैसे डिफाइन होती है, और कैसे वो सेफ रहता है, उन सब के पीछे जो गेम है वो है प्राइवेट की का। प्राइवेट की हमेशा एक ऐसा एनक्रिप्टेड फॉर्म होता है एड्रेस का, जो हर वॉलेट का अलग रहता है, और वो ट्रांजैक्शंस को साइन करने में उसका मेन रोल है, उसके बिना कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होती। मींस जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके साथ उसकी प्राइवेट की एज अ डिजिटल सिग्नेचर ट्रेवल करती है, और वहां पे उस प्राइवेट की के अंदर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा होता है, और वो फॉर्मूला कहां से क्रिएट हुआ, कहां जनरेट हुआ है, जो उस वॉलेट का ओनर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सपोज मेरा एक बिटकॉइन वॉलेट है और मैंने कोई बिटकॉइन वॉलेट के थ्रू बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की है, तो वो जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन मैंने की है, उस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के साथ एक डिजिटली साइन होके मेरी प्राइवेट की जा रही है, और वो प्राइवेट की अगेन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट हुआ है मेरे वॉलेट के थ्रू ही, और जब वो चला जाएगा तो उसके अगेंस्ट एक पब्लिक की भी होती है। मींस दो चाबी होती हैं, हिंदी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, दो चाबियां होती हैं, एक लॉक लगाने के लिए और एक लॉक खोलने के लिए। जो लॉक लगाने वाली की है उसे बोलते हैं प्राइवेट की, जो लॉक खोलने वाली की है उसे बोलते हैं पब्लिक की। जब मैं कोई ट्रांजैक्शन भेजता हूं तो मेरी ट्रांजैक्शन में वहां पे डिजिटली साइन होके मेरी प्राइवेट की के थ्रू एक मैथमेटिकल फॉर्मूला साइन होके चला जाता है, और मेरी पब्लिक की भी साथ में जाती है, और रिसीवर को मेरी ट्रांजैक्शन के साथ मेरी पब्लिक की भी मिलती है, और उस पब्लिक की के अंदर फॉर्मूला लिखा होता है उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और उसके साथ जैसे ही वो यूज होती है वो अनलॉक हो जाता है। इट मींस उसको वो ट्रांजैक्शन रिसीव हो जाती है। सो पब्लिक की एंड प्राइवेट की, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग में इनका मेन रोल है। आगे ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, और मैं आपको
प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे जनरेट होती है प्राइवेट की और कैसे उनका कनेक्शन होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बस फिलहाल आपको यही समझना है कि बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब ट्रांजेक्शन होती है तो ये किस तरह से सेफ है, क्योंकि इसमें डिजिटली एक सिग्नेचर जाता है, डिजिटल साइन जाता है, और उस साइन के बिना ये ट्रांजेक्शन ओपन नहीं हो सकती, इसलिए इसको बीच में हैक भी कर लिया जाए तो दैट इज उसका कोई वर्थ नहीं है, वो वर्थलेस है, वो मतलब मीनिंगलेस हो जाएगी। सो ये एक सेफ्टी है बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स की। हम सब ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में हमने स्टार्ट किया, अब थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन को डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमने बिटकॉइन अभी स्टार्टिंग की बिटकॉइन से, अब हम ब्लॉकचेन को एग्जैक्टली समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। समराइज कर रहा हूं, समझ तो हम सब गए हैं। ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बिटकॉइन। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन में यूज होती है। इट इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होल्डिंग एनक्रिप्टेड लेजर्स। इट इज अ पब्लिक, ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड है मींस सेंट्रलाइज्ड नहीं है, होल्डिंग एनक्रिप्टेड लेजर्स, और इसमें जो लेजर्स हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखे हुए हैं सबके। कैसा डेटाबेस है, कैसा रजिस्टर। ब्लॉक क्या होता है, बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है ब्लॉक, इसको भी हम समझते हैं। A block is the current part of a blockchain which records some or all of the recent transactions. Means जो blockchain क्या है? Blockchain is a database. Blockchain is a set of blocks. So block क्या है कि जो blockchain अभी अभी बन रही है या बन चुकी है या आधी बनी हुई है, तो उस blockchain में जो करंट पार्ट है, सबसे लास्ट का जो पार्ट है, that is a block, जिसके अंदर रिसेंटली जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका रिकॉर्ड है। कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं या कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। हो सकता है ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया या एक ये ब्लॉक अभी इसमें और ट्रांजैक्शंस आनी है, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है यूजिंग एड्रेसेस, और उन एड्रेसेस को बोलते हैं हैश एड्रेसेस। रिमेंबर, यहाँ पे मेमोरी रेफरेंसेस नहीं होते, मेमोरी एड्रेसेस नहीं होते। क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो किसी हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डेटा है फिजिकली सेव नहीं होता। जब डेटा फिजिकली सेव होता था पुराने टाइम में, अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज सिस्टम में, डेटा फिजिकली फॉर्म में सेव होता है और वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी का एक एड्रेस होता है जिसे रेफरेंस भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट या दूसरे डेटाबेस सिस्टम्स की, तो वहां पे डेटा डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, और कंप्यूटर की मेमोरी में कहां डेटा है उसका एक एड्रेस होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो डेटा होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेटवर्क पे होता है, और एक एड्रेस, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जो है हैश एड्रेसेस के थ्रू, यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस नहीं होते, यहाँ पे हैश एड्रेसेस होते हैं, मींस ब्लॉक का एड्रेस होता है, और वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है सब कुछ, उसमें उस फॉर्म में ये सेव होता है। ईच टाइम अ ब्लॉक गेट्स कंप्लीटेड अ न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड। एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, दूसरा जनरेट। अब आप सोच रहे होंगे कितनी ट्रांजैक्शंस होती है एक ब्लॉक पे? डिपेंड करता है एल्गोरिथम क्या लिखा हुआ है। बिटकॉइन का जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है, पहले मतलब एक ट्रांजैक्शंस में, मतलब एक ब्लॉक में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती थी, कम ट्रांजैक्शंस होती थी, अब उसी ब्लॉक में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगी। मींस ये एक सेट होता है जो सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि इतने ट्रांजैक्शंस के बाद एक ब्लॉक बनना है। इतनी ट्रांजैक्शंस हुई, वेरीफाई हो गई, न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड। इतनी ट्रांजैक्शंस हुई, वेरीफाई होगी, न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड। और उस ट्रांजैक्शन की, उस वेरिफिकेशन के अगेन जैसे ही ब्लॉक, जिस भी माइनर ने, माइनर कौन है यहाँ पे? हम और आप लोग, मींस डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही माइनर्स हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर ने, जिस भी डिवाइस ने उस ब्लॉक को क्रिएट किया, मींस कंफर्म किया, पहले वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगेन जिसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बहुत पहले, और जितनी पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वो डिपेंड करता है उसकी कंप्यूटेशन पावर पे, उसका कंप्यूटर कितना हैवी है, उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस, एंड दिस इज कॉल्ड माइनिंग। इसको माइनिंग कहते हैं। माइनिंग कोई कुछ और तरीका नहीं है, बस ये कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले जो है रिजॉल्व कर दे, सॉल्व कर दे, तो आपको रिवार्ड मिल जाएगा और एक न्यू ब्लॉक जनरेट हो जाएगा और ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। दिस इज सो सिंपल।
सो अगेन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, देखिए फर्स्ट क्लास में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमारे आपके समझ में ना आए, और लेकिन इस चीज को ये मत समझना कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और आज आपने अगर इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया तो फ्यूचर में आपको ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके बिना कोई रहना नहीं है, इसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ये आपकी नीड है, यूं समझ लेना आप, ये नीड है। और आने वाला जो 5 साल और 10 साल है उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अधूरा रहेगा, उसको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। आपका मोबाइल भी ब्लॉकचेन बेस्ड आने वाला है। सो इसको आप समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट कीज, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में दो डिफरेंट डिफरेंट कीज होती हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। इसको मैं समझाता हूं आपको, प्राइवेट की और पब्लिक की एग्जैक्टली क्या होती है। प्राइवेट की ऐसी की होती है जिसका किसी को नहीं पता, केवल ऑनर को पता होता है, और उसके थ्रू एनक्रिप्शन होता है। जब कोई ट्रांजेक्शन आप भेजते हो, सपोज ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, तो उस ट्रांजेक्शन में सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एलिस सेंट 3 बिटकॉइंस टू जॉन, ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। बट प्राइवेट की क्या करेगी, उसे एनक्रिप्ट कर देगी। एलिस सेंट 2 बिटकॉइंस टू जॉन, ये इस फॉर्म में ना होके कुछ और फॉर्म में, मीन सिंबॉलिक फॉर्म में, ए से जैसे एस्ट्रिक बन जाएगा, एल से बन जाएगा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क, इस तरह से एक एनक्रिप्टेड फॉर्मूला बन गया, और उसका डिक्रिप्ट करने का फॉर्मूला उसकी पब्लिक की में रहेगा। सो अगेन प्राइवेट की क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देता है, छुपा देता है और हिडन फॉर्म में कर देता है, जो मीनिंगलेस फॉर्म हो जाती है। अगर उसको किसी को रिसीव भी हो जाए वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा, तो उसके कोई मतलब का ना रहे, और उसको एनक्रिप्ट करने के लिए उसकी पब्लिक की जरूरत पड़े या उसकी प्राइवेट की जरूरत पड़े। ये वाइस वर्सा भी होता है, कहीं पे पब्लिक की के अगेंस्ट प्राइवेट की होती है, कहीं पे प्राइवेट की के अगेंस्ट पब्लिक की होती है। So these are called private and public keys. Means private and public keys are the softwares जो encryption और डिस्क्रिप्शन के काम आते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी के काम आते हैं। क्रिप्टोग्राफी is possible using private and public key only, right? So इसमें क्या है कि one key is purposely kept private, एक की प्राइवेट रखी जाती है और दूसरी पब्लिक की जाती है। सो पब्लिक की आप समझ सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस। जब आप किसी को अपना ईमेल एड्रेस देते हो तो आपको पूरा ईमेल एड्रेस बताना पड़ता है ना, तो जो आपने ईमेल एड्रेस बताया है वो पब्लिक है। सो पब्लिक की आप बताते हो सामने वाले को कि ये मेरी पब्लिक की है, बट प्राइवेट की आप किसी को नहीं बताते। जब हम किसी से बिटकॉइन मंगवाते हैं तो अपना एड्रेस भेजते हैं ना, वो पब्लिक की है, लेकिन वो प्राइवेट की नहीं है, उसके पीछे एक प्राइवेट की रहती है, वो कुछ भी नहीं है आपका जो एड्रेस है। So private key kept private and public key is public. So if you use private key to encrypt, then the public key can decrypt and vice versa. यहाँ पे समझिए, if you use private key to encrypt, then the public key can decrypt and vice versa. अगर आपने private key को encryption के लिए यूज किया है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज करनी पड़ेगी, और वाइस वर्सा मींस इसका उल्टा भी है। अगर आपने पब्लिक की को एनक्रिप्शन के लिए यूज किया है तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी। और जब एक की को, ध्यान से समझना, जब एक की को एनक्रिप्शन के लिए यूज किया जाए और दूसरी की को डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाए, वो कोई भी हो सकती है, पब्लिक और प्राइवेट, इस इंक्रिप्शन को बोलते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और जहां पे सेम की प्राइवेट की हो या पब्लिक की हो, वही एक ही की एनक्रिप्शन के लिए यूज की जाए और सेम की डिक्रिप्शन के लिए यूज की जाए, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और ब्लॉकचेन में सिमेट्रिक एनक्रिप्शन बहुत कम यूज होता है। वो कहां यूज होता है उसका भी आपको आगे पता चलेगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या है, जहां पे सेम की एनक्रिप्शन के लिए और सेम की डिक्रिप्शन के लिए यूज की जाए, मीन एक ही चाबी हो ताले की, ताले लगाने के लिए भी और ताला खोलने के लिए भी एक ही चाबी यूज की जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। लेकिन जहां पे
ताला लगाने के लिए एक की और खोलने के लिए दूसरी की का यूज हो, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और मोस्टली ब्लॉकचेन में, पब्लिक ब्लॉकचेन में मोस्टली एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन का यूज होता है। अंडरस्टैंड? एंड इन लास्ट मैं बताना चाहूंगा ब्लॉकचेन टाइप्स। अभी तक आपने ब्लॉकचेन के टाइप्स सुने होंगे, 2 पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप सबने 3 भी पढ़े हो, लेकिन ब्लॉकचेन के 3 ही टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड कंसोर्टियम। पब्लिक एक ऐसी ब्लॉकचेन जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लाइक बिटकॉइन, लाइक इथेरियम। आज मैं पूरी ट्रांजैक्शंस दे सकता हूं किसी के भी बिटकॉइन एड्रेस पे, जब से बिटकॉइन बना है तब से आज तक की, मींस दैट इज पब्लिक। 100% जो ब्लॉकचेन है वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। और हमारा जो कोर्स होगा वो मोस्टली पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड ही होगा। हमारा जो फोकस होगा, हम प्राइवेट और कंसोर्टियम को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो पब्लिक ब्लॉकचेन होगा। नेक्स्ट, सेकंड इज प्राइवेट, वो ब्लॉकचेन जो प्राइवेट पर्पज के लिए प्राइवेट बंदों ने बनाई है, अगेन जो जहां पे कहीं ना कहीं नेचर सेंट्रलाइजेशन का आ रहा है। फ्रेंड्स, स्कैम्स बहुत होते हैं। ब्लॉकचेन के नाम पे प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाई जाती है, और प्राइवेट ब्लॉकचेन का अगेन मतलब है सेंट्रलाइजेशन। सो प्राइवेट ब्लॉकचेन के कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अपने मतलब के, वहां पे प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज होती है, बट दैट इज नॉट पब्लिक। कंसोर्टियम का मतलब होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज हो जाती है। इसका भी नेचर कहीं ना कहीं प्राइवेट ही होता है, बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक ब्लॉकचेन जो डेवलप की जाती है, और वो एक्सेस होती है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ग्रुप के एम्प्लॉयज और ऑथराइज्ड पर्संस के लिए। मतलब जहां पे सिंगल नहीं, बट एक ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप को अथॉरिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। से परमिशनड भी बोलते हैं। सो पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम, ये 3 तरह की हमारी ब्लॉकचेन। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो फ्रेंड्स, आज की एजुकेशन मैं इतना ही लेना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। ऑलरेडी 8:55 हो चुका है। सो आज हमने जो सीखा है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमने फंडामेंटल्स सीखे हैं, और फंडामेंटल्स का ये हमने आधा सीखा है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर अभी फंडामेंटल्स पे और रहता है, जिसमें हम बिटकॉइन यूज केसेस भी डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर इससे रिलेटेड किसी का है, या कोई अपने व्यूज यहाँ पे शेयर करना चाहता है, तो काफी अच्छा लगेगा हमें। सो अपने व्यूज आप यहाँ पे व्यूज शेयर कर सकते हैं।